और इसका जो संकलन करके आज जो रिलीज़ कर रहे हैं डेटा, आप लोगों के सामने आपके पास उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। अब हमारे इसके दो जो मेन अभी हमारे जो करने वाले लोग हैं, एक जिन्होंने आंकड़ों को संकलित किया है और एक जिन्होंने उनको ऐप के माध्यम से कंप्यूटरीकृत किया है और रिपोर्ट तैयार किया है। तो ये आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि इतना बड़ा एक्सरसाइज इतने कम समय में इतने गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया गया है। तो ये आवश्यक है, जो इसको करने वाले हैं हमारे प्रधान सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग के, उनके साथ हैं सोहेल अख्तर जी जो सचिव है वहाँ, और श्री संतोष मल हैं जो आईटी डिपार्टमेंट के तरफ से वो कर रहे थे ऐप का। तो सबसे पहले मैं सोहेल से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको प्रक्रिया की डिटेलिंग दे दें, ताकि कोई आपको कहीं कोई गैप न रहे समझने में पूरे प्रोसेस को, और आप अच्छा से इसको अपना रिपोर्ट करने के लिए आप पूरा फुल मटेरियल आपको मिल सके। सोहेल। प्रक्रिया की पूरी जानकारी पत्रकार बंधुओं को अधिक है, उन्होंने पूरी तरह से इस चीज़ों को कवर भी किया है थ्रू आउट प्रोसेस में। सबसे पहले हम लोगों ने पूरे राज्य को प्रशासनिक इकाई में बांटा। ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर में वार्ड है, वार्ड के अंदर में पंचायत है, प्रशासनिक इकाइयों में बांटा। एक एक छोटा छोटा यूनिट 700 की आबादी का लगभग हमने बांटा, जिसको हम लोगों ने इन्यूमरेशन ब्लॉक कहा। हर इन्यूमरेशन ब्लॉक के लिए हमने एक प्रगणक रखा और हर 6 के लिए हम लोगों ने एक सुपरवाइजर रखा जो उस काम को देख रहे थे। प्रथम चरण में जो मुख्य सचिव महोदय ने बताया, पूरे ट्रेनिंग की गई, 1 महीने तक ट्रेनिंग चली हमारी, पटना से लेकर के और सभी प्रखंड में हम लोगों ने ट्रेनिंग चलाई। और ट्रेनिंग चलाने के बाद लगभग 2,34,666 इन्यूमरेटर की सेवा ली गई और 40,726 सुपरवाइजर की सेवा ली गई। और ट्रेनिंग का काम लगभग 3.5 लाख लोगों का 1 महीना तक चलता रहा। और ट्रेनिंग के बाद 7 जनवरी से हम लोगों ने मकान का नंबरीकरण किया और मकान से का हम लोगों ने डिटेल लिया कि कितने लोग उसमें रहते हैं, जो वहाँ के प्रधान ने कहा। फिर उन सभी आंकड़ों की एंट्री हम लोगों ने पोर्टल पे कराई। पोर्टल पे आंकड़े कराने के बाद फिर द्वितीय फेज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 15/4 को लॉन्च किया गया था। और बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं पूरे बिहार की जनता का, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। और पूरे कार्यक्रम में कहीं कोई बाधा नहीं आ पाई हमारे पास, और लोगों ने पूरी तरह सहयोग किया इस मामले में और कहीं कोई बाधा नहीं आई। और हम लोगों ने द्वितीय चरण भी 5 अगस्त तक कंप्लीट कर लिया। प्रक्रिया पूरी तरह सिक्योरिटी के साथ थी। हर मोबाइल ऐप में प्रधान सचिव बताया कि हर मोबाइल ऐप एक आदमी से टैग था, उस मोबाइल ऐप से दूसरा आदमी एंट्री नहीं कर सकता था। मोबाइल बदलने के बाद कोई टिकट से सब सारा जो एंट्री था वो हमारा पासवर्ड से था, सारा कुछ OTP से था। इसलिए पूरी प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराई गई। 2,34,000 से अधिक सभी प्रगणकों ने दिन रात काम किया है, उनका आभार है। 40,000 से अधिक सुपरवाइजरों ने मेहनत की है, उनका आभार है। 805 चार्ज पदाधिकारियों ने, जिसमें 534 प्रखंड विकास पदाधिकारी, 534 अंचलाधिकारी, उसके अतिरिक्त 261 नगर आयुक्त एग्जीक्यूटिव अफसर ने किया, उनका बहुत आभार है हमारे तरफ से, सरकार की ओर से। हमारी ओर से आभार है सभी जिलाधिकारियों का, जिन्होंने रात दिन इसमें मेहनत की है। अनुमंडल पदाधिकारी का SDO ने जिसकी सारी जाँच की है। अपर समाहर्ता 38 जिलों के जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत किया इसमें दिन रात। इतना बड़ा काम बहुत ही कम समय में बहुत गुणवत्तापूर्ण तरह से किया हम लोगों ने, सब आभार है। और मैं पुनः आप सबों का और बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोगों ने सरकार का जो न्याय के साथ विकास की परिभाषा है, उस आलोक में हम लोग पूरे प्रशासन को आगे ले जाने के लिए इस सर्वे का उपयोग सरकार आगे की ओर करेगी। धन्यवाद। संतोष मल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी पत्रकार बंधु, आपका धन्यवाद है। जब बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना आयोजन करने का, जाति आधारित गणना का निर्णय लिया, उसके बाद उस गणना के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के निर्माण की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को सौंपी गई, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपी गई। उसके बाद हम लोगों ने बहुत कम समय में एक ऐप जिसका नाम बिजागा ऐप है, बिहार जाति
आधारित गणना ऐप का शॉर्ट फॉर्म विजागा ऐप, उसको डेवलप किया, और CBS पोर्टल जो है हमारा, उसको डेवलप किया। आपको मैं बताऊं, ये देश में अपने तरह का अभिनव परियोजना है। अन्य राज्यों में जो IT के मामले में हमसे कुछ आगे भी हैं, किसी का नाम नहीं लेना, उन्होंने भी इसके लिए अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसका रिजल्ट इस प्रकार प्रकाशित ना हो पाया। सुहेल साहब ने बहुत मेहनत की इसमें, उनके और हमारी जो टेक्निकल टीम थी, जाहिद लतीफ़ हैं और सुशील पांडे हैं, नागेंद्र हैं, इन सभी ने दिन रात एक करके इस ऐप को डेवलप किया। इस ऐप की जो मैं प्रमुख बातें हैं वो आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। विधानसभा के चुनाव में जब मोहन भागवत का एक बयान आया था, तो आरक्षण को लेकर यहाँ के जितने भी जिससे भी हमारी बातचीत हुई है, सबको ये लगता है कि जितनी हमारी संख्या है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्हें आरक्षण नहीं मिला है। यही मुद्दा रहेगा, चूंकि जातीय जनगणना दूसरे राज्यों ने भी कराई है, कर्नाटक ने कराई है, तेलंगाना ने कराई है, लेकिन आंकड़े उन्होंने जारी नहीं किए। और ये भी माना जा रहा था बिहार भी इस मामले में कहीं आंकड़े जारी ना करे, लेकिन नीतीश कुमार ने एकदम से समझिए कि फ्रंट फुट पे आके ये खेला है इसको, और मास्टर स्ट्रोक की तरह एक तरह से हम कह सकते हैं इसको कि उन्होंने जो जातीय जनगणना का जो आंकड़े जारी कर दिए हैं, उससे निश्चित तौर पर उन्हें लाभ मिलेगा। खास तौर पर जो बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है उसको व्यापक लाभ मिलने वाला, क्योंकि देखिए ये हमेशा से मांग होती रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी दावेदारी होनी चाहिए। तो वो हिसाब से देखे जाए तो जो आंकड़े आए हैं वो पहले के अपेक्षा काफी ज्यादा हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जो भी हम लोग आकलन करते थे पहले कि अपर कास्ट 15-16%, तो उसी के करीब में आया है, लेकिन इसमें मुस्लिम भी शामिल है। पहले मुस्लिम अपर कास्ट इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन इस बार के ये आंकड़े में जो 15 से 16% के बीच जो अपर कास्ट है उसमें मुस्लिम अपर कास्ट भी शामिल है। तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जो अति पिछड़ा है उसके बारे में लोग कहते थे कि 30-32%, लेकिन ये 36% तक चला गया। जो OBC है उसके बारे में भी आकलन जो था वो आकलन से कुछ ज्यादा ही आया हुआ है। तो कुल मिलाकर 60 से 65% OBC और EBC मिलके हो गए। तो उनका ये कहना है कि जब आर्थिक आधार पर अगड़ों को 10% की आबादी, जब 10% का जो आरक्षण मिला है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो अगड़ों की आबादी है उस हिसाब से 10% मिला है, तो हमारी जो आबादी है तो उसके हिसाब से 27% काफी कम होता है। तो इसी की राजनीति होगी, यही मुद्दा होगा मूल रूप से। हालांकि जब जातीय जनगणना की शुरुआत हुई थी तो उस समय हम लोगों ने ये सवाल उठाया था, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि ये सर्वे करा रहे हैं जिसमें ये पता चलेगा कि विभिन्न जातियों के जो लोग पिछड़े हुए हैं, वो गरीब हैं, उनके बारे में पता चलेगा। लेकिन आंकड़ा जब सामने आया है तो सोशियो इकोनॉमी जो आंकड़ा है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। केवल के पास आप ये पाएंगे कि उनके पास अपनी कंस्टिट्यूएंसी, अपने गांव, अपने शहर, सभी के जातिगत आंकड़े मौजूद थे और हैं। बट सवाल आता है कि इसको ऑफिशियल क्यों नहीं किया जाता और इससे क्या लाभ या हानि होने वाली है किसी भी राजनीतिक पार्टी को। तो पहली बात तो ये, सबके पास सब आंकड़े पहले से मौजूद है, सिर्फ सरकारी तौर पे उसको कभी घोषित नहीं किया गया। एक बात। दूसरी बात, आरक्षण का जहां तक सवाल है तो आप VP सिंह से लेके, जैसे अभी सुजीत जी ने बताया, मोहन भागवत जी, और आपने कर्नाटक में भी देखा था कि लिंगायत को और वोकालिगास को जो है सहूलियतें देने की कोशिश की गई उस समय की राज्य सरकार के द्वारा, और हिमाचल प्रदेश में कुछ अमुक वर्गों को आदिवासियों जातियों में सम्मिलित करने की कोशिश की गई। वहां पर भी आप निर्णय देखेंगे तो करीब करीब इतिहास ये बताता है, जब भी किसी ने आरक्षण की बात करी है, जिसने भी उस आरक्षण की बात करी है, उस पार्टी को आने वाले चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा है। ये इतिहास बताता है। उसका कारण ये है कि जब भी आप किसी के आरक्षण को बढ़ाने की बात करेंगे, उसका मतलब ये किसी ना किसी का आरक्षण या सुविधाएं घटाने की भी बात करेंगे साथ में। तो जो काउंटर कंसोलिडेशन होता है उसके चलते हमेशा ये देखा गया, क्योंकि देखिए लाभ मिलना और जमीन पे पहुंचना एक बहुत दूर की कौड़ी होती है,
एक ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है, जो कि खासकर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस पार्टियां जो है वीपी सिंह के चलते उन्होंने ये ओबीसी की राजनीति चालू की थी। लेकिन ओबीसी भी आप हकीकत में देखेंगे तो कोई एक जाति नहीं है, करीब करीब